हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई क्यू टैब एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट वीडियो में हमने गवर्नर्स की पावर को स्टार्ट कर दिया था एंड कल की वीडियो में हमने एग्जीक्यूटिव पावर को देखा। आज की वीडियो में हम मेनली फोकस करेंगे लेजिस्लेटिव पावर्स को एंड फाइनेंशियल एंड जुडिशल पावर्स को देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। तो यहाँ पे सबसे पहले बताया गया है कि गवर्नर जो है इंटीग्रल पार्ट होता है स्टेट लेजिस्लेचर का। सेम जैसे कि आपको देखने को मिलता है पार्लियामेंट में आपका जो प्रेसिडेंट है वो इंटीग्रल पार्ट होता है पार्लियामेंट का, उसी तरीके से देखने को मिलेगा कि स्टेट के अंदर जो हमारे गवर्नर होते हैं वो इंटीग्रल पार्ट होते हैं स्टेट लेजिस्लेचर का। ठीक है, इन दैट कैपेसिटी ही हैज़ अ फ्लोइंग लेजिस्लेटिव पावर एंड द फंक्शन। तो उस बिहाफ में जो है उनके पास कुछ लेजिस्लेटिव पावर्स और फंक्शंस आते हैं। तो सबसे पहले पावर की हम बात करें तो गवर्नर कैन समन और प्रोरोग द स्टेट लेजिस्लेचर एंड डिसॉल्व द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। यानी कि जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसको समन करना, बुलाना या फिर उसके सेशन को प्रोरोग कर देना। ठीक है, तो वो पावर किसके पास है? गवर्नर के पास है। वही सेंटर के अंदर वो पावर हमारे प्रेसिडेंट के पास देखने को मिलती है। यानी जो प्रेसिडेंट के जो फंक्शंस हैं अगर आप उनको देख के चलोगे तो सेम आपको गवर्नर के फंक्शंस भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, बस फ़र्क इतना है कि वो सेंटर में वहाँ पे जो काम प्रेसिडेंट करते हैं, स्टेट में वो काम आपके गवर्नर करते हुए नजर आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बोला गया है कि ही कैन एड्रेस द स्टेट लेजिस्लेचर एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन एंड द फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर। यानी कि अगर आफ्टर द जनरल इलेक्शन के बाद जो पहला सेशन होता है स्टेट लेजिस्लेचर का, उनको कमेंस कौन करता है? आपके गवर्नर। और हर साल का जो पहला सेशन होगा उसको भी कौन कमेंस करेगा? आपके गवर्नर। ठीक है, बिकॉज स्टार्टिंग जो होती है, देखो कमेंस करने का मेन चीज़ ये है कि आपकी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो किस तरीके से उसने पिछले साल क्या क्या काम किया, किस किस एरिया में इन्होंने जो है किस लॉ मेकिंग करी है, कहाँ पे कितना एक्सपेंडिचर किया है, कहाँ से कितना रेवेन्यू आया, ये कहीं ना कहीं बताना पर्टिकुलरली स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर वो गवर्नर का काम होता है। ठीक है, सिमिलरली थर्ड फंक्शन की बात करते हैं तो ही कैन सेंड मैसेज टू द हाउस और हाउसेस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। क्योंकि कहीं पे क्या होता है, कुछ ऐसे स्टेट होते हैं जहाँ पे सिर्फ आपको स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली दिखेंगी और कुछ ऐसे स्टेट होते हैं जहाँ पे दोनों आपको देखने को मिलेगा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी होती है और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होती है। दैट्स वाई यहाँ पे हाउस और हाउसेस लिखा हुआ है। तो बेसिकली हमारे जो गवर्नर होते हैं वो मैसेज सेंड करते हैं हाउस से हाउसेस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर को विद रिस्पेक्ट टू बिल पेंडिंग इन द लेजिस्लेचर और अदरवाइज। ठीक है, यानी ऐसा कोई बिल जो कि पब्लिक इंपॉर्टेंस का है, वो बिल कहीं ना कहीं अगर स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर काफ़ी टाइम से पेंडिंग पड़ा है तो उसके ऊपर एक्शन लेने के लिए कहीं ना कहीं वो मैसेज सेंड किया जाता है गवर्नर के द्वारा। नेक्स्ट है ही कैन अपॉइंट एनी मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली टू प्रिजाइड ओवर इट्स प्रोसीडिंग व्हेन द ऑफिस ऑफ बोथ द स्पीकर एंड द डिप्टी स्पीकर फॉल वैकेंट। यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जो प्रिजाइड करेंगे तो सबसे पहला जो ऑप्शन है कौन? स्पीकर। यानी स्पीकर की पोजीशन होती है प्रिजाइड करने की। इन केस अगर स्पीकर नहीं है तो फिर डिप्टी स्पीकर प्रिजाइड करेंगे। अगर डिप्टी स्पीकर भी नहीं है तो उस केस में कह सकते हैं कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का कोई भी मेंबर जो होगा उनको अपॉइंट कौन करेगा? गवर्नर। गवर्नर बेसिकली उस मेंबर को अपॉइंट करेंगे कि बेसिकली आपको जो है प्रिजाइड करना है प्रोसीडिंग को। जब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का जो ऑफिस है वैकेंट होगा। सिमिलरली जो है गवर्नर जो है अपॉइंट कर सकते हैं एनी मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में टू प्रिजाइड ओवर प्रोसीडिंग व्हेन द ऑफिस ऑफ बोथ द चेयरमैन एंड द डिप्टी चेयरमैन फॉल वैकेंट। ठीक है, यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में। तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जिस तरह से पहला ऑप्शन स्पीकर के पास होता है प्रिजाइड करने का, सेकंड ऑप्शन डिप्टी स्पीकर के पास होता है। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में पहला ऑप्शन चेयरमैन के पास होता है, सेकंड ऑप्शन आपका डिप्टी चेयरमैन के पास होता है। तो अगर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा स्पीकर भी वैकेंट है, इनका मतलब ये भी नहीं है, डिप्टी स्पीकर भी नहीं है, सिमिलरली काउंसिल में चेयरमैन भी नहीं है, डिप्टी चेयरमैन भी नहीं है, तो नेक्स्ट जो पर्सन जो प्रिजाइड करेगा इन केस ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, उनको अपॉइंट करने की पावर गवर्नर के पास है। और उसी पर्टिकुलरली असेंबली में से ही कोई मेंबर चुन के आता है। सिमिलरली काउंसिल से एक मेंबर को चुन के बेसिकली प्रिजाइड किया जाता है काउंसिल में। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है कि ही कैन नॉमिनेट 1/6 ऑफ द मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। यानी टोटल अगर मान के चलो अगर 100 मेंबर्स हैं तो उसमें से 1/6 मेंबर जो हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के वो बेसिकली नॉमिनेट किया जाता है गवर्नर के द्वारा फ्रॉम अमंग्स पर्सन हैविंग स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, साइंस, आर्ट
कोऑपरेटिव मूवमेंट एंड द सोशल सर्विस। तो इन पर्टिकुलर फील्ड से अगर कोई पर्सन के पास एक्सपर्टीज़ है, कोई स्पेशल नॉलेज है, तो उनको नॉमिनेट किया जाएगा डायरेक्टली गवर्नर के द्वारा, और वो काउंसिल में आके फिर अपनी जो भी एज अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर वो वहाँ पे काम कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे फंक्शन बताया जा रहा है कि ही कैन नॉमिनेट बिफोर 2020, यानी 2020 से पहले हमारे गवर्नर जो थे 1 मेंबर जो थे उसको नॉमिनेट करते थे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। ठीक है, तो जैसे कि हम जानते हैं एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के पहले जो है एक मेंबर जो है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में चुने जाते थे, बट उस चीज़ को जो है डिसकंटिन्यू कर दिया गया है बाय द 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 2019 में आया था। यानी इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट के तहत अब एक भी पर्सन जो है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का रिप्रेजेंट ये नहीं होता है, नॉमिनेट नहीं होता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। ठीक है, नेक्स्ट बोला जा रहा है ही डिसाइड द क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर इन कंसल्टेंस विद द इलेक्शन कमीशन। यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर चाहे वो असेंबली की बात हो या काउंसिल की बात हो, अगर कोई एक मेंबर जिसने कहीं ना कहीं डिस्क्वालीफाई करना है, उनको इस किस बेसिस पर डिस्क्वालीफाई करना है, वो जो क्वेश्चन है वो डिसाइड कौन करेगा, आपके गवर्नर करेंगे। पर किससे कंसल्ट करके करेंगे, इलेक्शन कमीशन के, बिकॉज कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन को कहीं ना कहीं पता होगा कि भाई उस पर्टिकुलर मेंबर ने क्या ऐसी गलती कर दी कि इसको डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है। तो वो जो रीज़न होना चाहिए वो कहीं ना कहीं डिसाइड करेगा, आपके डिसाइड करेंगे आपके गवर्नर, बट किसकी कंसल्टेशन के साथ, इलेक्शन कमीशन के। नेक्स्ट है कि व्हेन अ बिल इज सेंड, देखो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं पावर है आपके गवर्नर की, बिकॉज कोई भी बिल अगर स्टेट लेजिस्लेचर लेके आ रहा है वो तब तक एक्ट नहीं बन सकता जब तक वहाँ पे गवर्नर के एसेंट ना लग जाए। ठीक है, दैट्स वाई जो लेजिस्लेटिव पावर होती है गवर्नर की काफ़ी स्ट्रांग होती है। तो यहाँ पे बोला गया है कि व्हेन अ बिल इज सेंट टू द गवर्नर आफ्टर इट पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, तो गवर्नर के पास बेसिकली क्या क्या ऑप्शन होते हैं। पहला, इट गिव हिज एसेंट टू द बिल, कि डायरेक्टली उस बिल में अपनी हामी दे दें, और जैसे उन्होंने एसेंट दे दिया तो सिंपली वो बिल एक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है कि वो विदहोल्ड कर दें अपनी एसेंट को, यानी कि विदहोल्ड करने का मतलब है कि अपनी एसेंट ही ना दें। अगर वो एसेंट नहीं दे रहे तो वो एक्ट नहीं बन पाएगा। थर्ड है कि वो रिटर्न कर दे बिल को। अब जब रिटर्न करने की बात आ रही है तो रिटर्न करना है बिल को फॉर रिकन्सिडरेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, कि सिंपली वो जो बिल आया है स्टेट लेजिस्लेचर से पास हो गया, यानी दोनों ही, जहाँ पे असेंबली है वहाँ पे सिर्फ असेंबली से पास होकर आएगा, जहाँ पे असेंबली के साथ साथ काउंसिल है वहाँ पे काउंसिल से पास होकर आएगा। तो अगर बिल में अगर कुछ लगता है, कुछ ऐसे क्लॉजेस हैं जो कि फिर से रिकन्सिडर करने ज़रूरी हैं, तो रिकन्सिडर करने के लिए वापस से स्टेट लेजिस्लेचर को भेजा जाता है गवर्नर के द्वारा। हाउएवर इफ़ द बिल इज़ पास्ड अगेन बाय द स्टेट लेजिस्लेचर विद और विदाउट अमेंडमेंट, देन द गवर्नर हैज़ टू गिव हिज एसेंट टू द बिल। तो यानी उसके बाद उन्हें एसेंट देनी ही पड़ेगी, तब वो मना नहीं कर सकते। अब मेन चीज़ है कि वो कंसिडरेशन करने के दौरान चाहे वो अमेंडमेंट प्रपोज करते हैं या फिर नहीं करते हो, उसके बाद जब स्टेट लेजिस्लेचर से बिल पास होगा तो गवर्नर को अपने एसेंट देने पड़ेंगे। तो ये नॉर्मल जो ऑर्डिनरी बिल्स हैं वहाँ पे ये प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। बट अगर हम बात करते हैं मनी बिल के केसेस में, तो मनी बिल के केसेस में हमारे जो गवर्नर है वो बिल को रिटर्न नहीं कर सकते। ठीक है, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान में रखना है। मनी बिल की बेसिकली क्या होता है कि मनी बिल को जब भी लाया जाता है तो ऑलरेडी प्रायर जो है कंसल्ट कर लिया जाता है, रिकमेंडेशन ले ली जाती है गवर्नर की। तो एक बार प्रायर रिकमेंडेशन अगर ले ली है गवर्नर की, तो या तो गवर्नर उसमें अपने एसेंट देंगे, ठीक है, बट रिटर्न नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिखने को मिलता है। बट ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसिस में, यानी ऑर्डिनरी बिल के केसेस में आपको गवर्नर के पास 3 ऑप्शन होते हैं, या तो एसेंट देना, या तो नहीं देना, या तो रिटर्न कर देना। चौथा जो है कहीं ना कहीं यहाँ पे बताया गया है कि चौथा ऑप्शन होता है गवर्नर के पास कि वो रिजर्व कर सकते हैं बिल को फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, इन वन केस सच रिजर्वेशन इज ऑब्लिगेटरी, दैट इज व्हेन द बिल पास्ड बाय द लेजिस्लेचर एंडेंजर्स द पोजीशन ऑफ द स्टेट हाई कोर्ट। यानी कि यहाँ पे सिंपली बताया गया है कि उस पर्टिकुलर केस में जहाँ पे आपके जो स्टेट हाई कोर्ट की जो पोजीशन है कहीं ना कहीं अगर डेंजर में है उस पर्टिकुलर बिल के द्वारा, जो बिल पास किया गया है स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा, तो ऐसे बिल को कहीं ना कहीं जो है ऑब्लिगेटरी है कि आप उसको गवर्नर जो है रिजर्व करें प्रेसिडेंट के लिए, बिकॉज कहीं ना कहीं जो पोजीशन है हाई कोर्ट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इस तरीके से बिल लाके अगर उनकी पोजीशन को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, उसे चेंज करने की कोशिश की जा रही है, तो उस पर्टिकुलर बिल में जो है डायरेक्टली गवर्नर जो इंटरफेयर ना करके सीधा प्रेसिडेंट को रेफ़र कर देते हैं। ठीक है, रिजर्व कर देते हैं उनके लिए।
नेक्स्ट बोला जा रहा है इन एडिशन गवर्नर कैन ऑल्सो रिजर्व द बिल इफ़ इट इज़ ऑफ फ्लोइंग नेचर, यानी इस चीज़ के अलावा ऐसे 5 और कह सकते हैं रीज़न हैं जिसके बेसिस इसके बिहाफ में जो है आपके गवर्नर बिल को रिजर्व कर सकते हैं। पहला, अल्ट्रा वायर्स दैट इज़ अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जो बिल लाया जा रहा है वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न के अगेंस्ट है, यानी आप कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रोविज़न वहाँ पे दे रखे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उसके अगेंस्ट जाके आप अगर कोई बिल लेके आ रहे हो तो कहीं ना कहीं वो गलत होगा। तो अगर ऐसा कोई बिल है तो उसके लिए गवर्नर्स डायरेक्टली जो है रिजर्व कर देगा प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है। अब प्रेसिडेंट के ऊपर है किस तरीके से उसको एसेंट दें या फिर रिटर्न कर दे या फिर विदहोल्ड करके रख दें, ठीक है। सेकेंड है इफ़ इट इज़ अपोज टू द DPSP, यानी जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो डायरेक्शन जो कि कहीं ना कहीं स्टेट को दी जाती है कि आप इस तरीके से पॉलिसी बनाओ, उनकी उससे उसको अपोज कर रहा हो ऐसा कोई बिल लेके आया जा रहा है तो उस केस में भी रिजर्व कर दिया जाएगा। थर्ड, इफ़ इट इज़ अगेंस्ट द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, यानी जो लार्जर इंटरेस्ट है हमारे कंट्री का उसके अगेंस्ट जाके आप बिल लेके आ रहे हो, जो बिल में जो बेसिकली मैटर है वो कहीं ना कहीं लार्ज इंटरेस्ट जो है सोसाइटी का उसके अगेंस्ट जा रहा है तो उसके लिए भी बिल को रिजर्व कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है ऑफ ग्रेव नेशनल इंपॉर्टेंस, यानी वो जो पर्टिकुलर बिल है वो पूरे नेशन की इंपॉर्टेंस रखता है और जब बात पूरी कंट्री की आती है तो उस टाइम पे कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं प्रेसिडेंट को उसके बारे में पता होना ज़रूरी है, दैट्स वाई उनकी उसके लिए रिजर्व कर दिया जाता है। अब जब भी हम बात कह रहे हैं कि यहाँ पे प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर दिया जाता है तो मेन चीज़ क्या है कि उस पर्टिकुलर बिल में हामी देना या नहीं देना कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट ही करेगा, बट प्रेसिडेंट किसके कहने पे करेगा, ऑब्वियसली आपका जो सेंटर में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, अगर प्राइम मिनिस्टर को लगेगा कि वो जो नेशनल इंपॉर्टेंस का जो बिल है कहीं ना कहीं सच में इतना इंपॉर्टेंस रखता है तभी वो प्रेसिडेंट को बोलेंगे ठीक है आप इसमें पैसा दे दो। अगर गवर्नमेंट को लगेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को लगेगा कि नहीं ये स्टेट गवर्नमेंट कैसे बना सकती है इस पे लॉ, स्टेट कैसे DPSP को अपोज कर सकती है, तो वो कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट को अपनी बात कहेंगे कि इस तरीके से आप इस बिल को रोक दीजिए एंड देन प्रेसिडेंट उनके बिहाफ में उस तरह से काम करेगा, ठीक है। पांचवा मैटर है कि डीलिंग विद कंपल्सरी एक्वाजिशन ऑफ प्रॉपर्टी अंडर आर्टिकल 31A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी अगर ऐसा कोई बिल जो कि डील कर रहा है आर्टिकल 31A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की, जो कि कहीं ना कहीं बात करता है कंपल्सरी एक्वाजिशन ऑफ अ प्रॉपर्टी, यानी प्रॉपर्टी को किस तरीके से एक्वायर करना है उससे रिलेटेड अगर कोई बिल है तो उस केस में भी प्रेजेंटली रिजर्व कर दिया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं 5 इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं जो आपको कहीं ना कहीं याद रखने ज़रूरी हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है कि गवर्नर कैन प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेज व्हेन द स्टेट लेजिस्लेचर इज नॉट इन सेशन, these ordinances must be approved by the state legislature within 6 weeks from its assembly. He can also withdraw an ordinance anytime. This is the most important legislative power of the governor, ठीक है। तो ये भी सबसे important legislative power मानी जाती है गवर्नर की, यानी कि अगर स्टेट लेजिस्लेचर सेशन पे नहीं है उस टाइम पे अगर मान लो कुछ ऐसा इशू आ जाता है गवर्नर के सामने जहाँ पे लगे कि हाँ पे इस पर्टिकुलर फील्ड में लॉ लाना ज़रूरी है तो उस समय हमारे गवर्नर के पास भी पावर है। देखो प्रेसिडेंट के पास भी पावर थी, सिमिलरली गवर्नर के पास भी पावर है कि वो ऑर्डिनेंस लेके आ सकते हैं, बट एक बार वो ऑर्डिनेंस लेके आ रहे हैं तो आने के बाद ऑर्डिनेंस आप लेके आ गए, पर जैसे ही आपको देखने को मिलेगा कि जब स्टेट लेजिस्लेचर वापस से रीअसेंबल होगी क्योंकि पर्टिकुलर सेशन में नहीं थी, पर दूसरा जब सेशन आएगा जब वहाँ पे रीअसेंबल होगी तो 6 हफ्तों के अंदर उस पर्टिकुलर ऑर्डिनेंस को अप्रूव करवाना ज़रूरी है स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर। अब या भले ही वहाँ पे सिर्फ असेंबली हो तो सिर्फ असेंबली से पास करवाओ, अगर काउंसिल भी है तो काउंसिल से भी पास करवाओ, पर 6 हफ्तों के अंदर आपको पास करवाना पड़ेगा, ठीक है। और साथ ही साथ गवर्नर के पास पावर है कि जिस तरह से वो प्रोमलगेट भी कर सकते हैं ऑर्डिनेंस को, साथ ही साथ विड्रॉ भी कर सकते हैं ऑर्डिनेंस को एट एनी टाइम, ठीक है। और अगेन दिस इज इम्पॉर्टेंट लेजिस्लेटिव पावर है हमारी गवर्नर की। तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि कभी कभी जो गवर्नर होते हैं, क्योंकि माना जाता है कि जैसे कि वो सेंट्रल के एजेंट होते हैं, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सेंटर जो है, मैं डायरेक्टली तो नहीं कह सकती बट ऐसा देखने को मिलता है कि अगर स्टेट लेजिस्लेचर जो है सेशन में नहीं है और सेंटर को लगता है कि उस पर्टिकुलर स्टेट में जो है इस तरह से लॉ आना चाहिए और स्टेट भी जो है अपने सेशन में नहीं है, तो क्यों ना गवर्नर के थ्रू जो है उस पर्टिकुलर मैटर के ऊपर ऑर्डिनेंस लेके हम करवा दें। तो यही केस जो है देखने को मिला था। यहाँ पे बताया गया कि द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट रिलेटेड टू द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द गवर्नर इन द DC वाधवा केस 1986 में इज़ वर्थ मैंशनिंग हेयर। इन दैट केस द कोर्ट पॉइंटेड आउट दैट द बिटवीन टाइम क्या बताया गया 1967 से लेकर 1981 की बात है कि द गवर्नर ऑफ बिहार प्रोमलगेटेड 256 ऑर्डिनेंसेस। तो सोच सकते हो 1967 से लेकर 1981 के बीच में, ठीक है, यानी कि 14 साल के जो टाइम पीरियड था इसमें गवर्नर ऑफ बिहार ने कम से कम
256 ऑर्डिनेंस को लेके आए थे एंड ऑल दीज वर केप्ट इन फोर्स फॉर द पीरियड ऑफ रेंजिंग 1 to 14 ईयर्स बाय रीप्रोमलगेशन फ्रॉम टाइम टू टाइम। मतलब एक ही ऑर्डिनेंस को बार बार रीप्रोमलगेट करते रहे वो। एंड द कोर्ट रूल्ड दैट द सक्सेसिव फ्री प्रोमलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंसेज विद द सेम टेक्स्ट विदाउट एनी अटेम्प्ट टू गेट बिल्स passed by the assembly without would amount to violation of the constitution, and the ordinance so repromulgated is liable to struck down. It held that the exceptional power of law making through the ordinance cannot be used as a substitute for the legislative power of the state legislature. ठीक है, तो उस समय बिहार के जो गवर्नर थे उनका, अच्छा मान लेते हैं उनका मेन पर्पस था कि हाँ भाई इस पर्टिकुलर इशू पे ऑर्डिनेंस लाना है। तो ऑर्डिनेंस अगर वो एक बार लेके आए हैं तो उनका मेन काम होना चाहिए था कि वो इतना ही इंपॉर्टेंट है तो असेंबली से पास करवाएं, और असेंबली के पास मेन पावर है ना, वो बेसिकली लेजिस्लेचर है। तो लेजिस्लेचर का काम है बेसिकली लॉ लेके आना, ना कि गवर्नर का काम है कि वो ऑर्डिनेंस को इस तरीके से लेके आएँ कि पर्टिकुलरली उसी को जो है लॉ बना के उसी को वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे यही हुआ, इस पर्टिकुलर केस में यही देखने को मिला कि जो बिहार के गवर्नर थे वो बार बार एक ही कह सकते ऑर्डिनेंस को रीप्रोमलगेट करते रह रहे थे, और ये जो रीप्रोमलगेशन है कहीं ना कहीं हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको वॉयलेट कर रहा है। क्यों? बिकॉज एक बार आप ऑर्डिनेंस लेके आ गए तो 6 हफ्तों के अंदर, जो भी 6 महीने का बेसिकली ड्यूरेशन होता है उसके अंदर आपको असेंबली से पास करवाना पड़ता है। बट देखा जा रहा था कि आप बिल पास ही नहीं करवा रहे, और जैसे सेशन से वापस असेंबली जाती देन फिर से आप उसको रिप्रोमलगेट कर देते। बिकॉज जब सेशन में नहीं है आपकी असेंबली तब कह सकते हैं गवर्नर के पास पावर है कि वो ऑर्डिनेंस ला सकते हैं, क्योंकि अगर ऑर्डिनेंस इतना ही इंपॉर्टेंट है तो आप असेंबली से पास करवाइए, बट वो असेंबली से भी पास नहीं करवा रहे हैं। तो इस तरीके से 1 साल 2 साल, आप सोच सकते हो 14 साल से जो है लगातार ये सब किया जा रहा था गवर्नर ऑफ बिहार के द्वारा। देन फाइनली यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा इस केस के थ्रू, एंड फाइनली जो है ऐसे ऑर्डिनेंस को जो रिप्रोमलगेट हो रहे थे उनको स्टक डाउन कर दिया गया जुडिशरी के द्वारा। ठीक है, और सिंपली जुडिशरी ने एक स्टेटमेंट के जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो एक्सेप्शनल पावर मिली है गवर्नर को कि वो ऑर्डिनेंस लेके आ सकते हैं, बट वो ऑर्डिनेंस के थ्रू जो उन्हें लॉ मेकिंग की जो एक्सेप्शनल पावर मिली है वो कहीं ना कहीं इक्वल नहीं है जो पावर कहीं ना कहीं स्टेट लेजिस्लेचर के पास है लॉ को बनाने की। ठीक है, तो यानी कि जो स्टेट लेजिस्लेचर के पास जो लेजिस्लेटिव पावर है किसी भी पर्टिकुलर मैटर के ऊपर लॉ बनाने की, उसको आप सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते अपने ऑर्डिनेंस से। ठीक है, दिस इज़ समवेयर डिफरेंट। ऑर्डिनेंस का मेन मकसद ये था कि कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस ऐसे आ गए हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि भाई पार्लियामेंट बेसिकली जो लेजिस्लेचर है वो सेशन में नहीं है, तब उस सर्कमस्टांसेस में उस इशू को सॉल्व करने के लिए आप थोड़े टाइम के लिए ऑर्डिनेंस लेके आ रहे हो। बट यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि आपने स्टेट लेजिस्लेटिव की जो लेजिस्लेचर की जो पावर है लॉ बनाने की उसी को आपने साइड में रख दिया है, और गवर्नर इस पावर को जो लॉ मेकिंग की पावर है उसको कहीं ना कहीं अपने हाथ में रखे हुए हैं और बार बार ऑर्डिनेंस लेके आ रहे हैं। तो इस पावर को कहीं ना कहीं जो है कर्टेल करने की या फिर लिमिट करने की कोशिश की है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है, ताकि बार बार कोई भी गवर्नर इस तरीके से ना करे। नेक्स्ट बोला गया है कि गवर्नर लेज रिपोर्ट ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन and the controller and auditor general related to the account of the state before the state legislature। यानी कि जिस तरह से सेंटर में देखने को मिलता है कि फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट होती है, यूपीएससी की रिपोर्ट होती है, कैग की रिपोर्ट होती है, तो सिमिलरली स्टेट में भी जो ऑर्गेनाइजेशन है कमीशंस हैं, स्टेट फाइनेंस कमीशन हो गई, पब्लिक सर्विस कमीशन हो गई, कैग हो गई, इनकी जो भी रिपोर्ट्स आती हैं उनको भी स्टेट लेजिस्लेचर के सामने कौन लेके आते हैं? आपके गवर्नर। तो यहाँ पे हमने जो है लेजिस्लेटिव पावर डिस्कस कर ली गवर्नर की। नेक्स्ट हम चलते फाइनेंशियल पावर में। यहाँ पे पहले बताया गया है कि गवर्नर सीज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी स्टेट बजट इज़ लेड बिफोर द स्टेट लेजिस्लेचर। यानी कि मेन चीज़ क्या है कि जो आपका स्टेट का जो फाइनेंस मिनिस्टर होगा वो गवर्नर को देगा, और गवर्नर जो है दोनों हाउसेस के सामने, अगर दोनों हाउसेस है तो ठीक है, नहीं तो जो भी अगर एक हाउस है पर्टिकुलर स्टेट पर उसके सामने जो है स्टेट का बजट जो है जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से जाना जाता है वो बेसिकली पेश करते हैं। ठीक है, सेकेंड फाइनेंशियल पावर अगर देखें तो मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन द स्टेट लेजिस्लेचर ओनली विद दिस प्रायर रिकमेंडेशन। यानी पहले जो प्रायर रिकमेंडेशन है गवर्नर से लेने के बाद ही मनी बिल को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर। अगर वो रिकमेंडेशन नहीं लेते हैं या फिर नहीं मतलब बेसिकली अगर गवर्नर बेसिकली अलाउ नहीं करते हैं तब तक आप मनी बिल इंट्रोड्यूस ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो दैट्स वाई अगर वो प्रायर रिकमेंडेशन एक बार गवर्नर की मिल जाती है तो गवर्नर जब बाद में जब ये दोनों कह सकते हैं दोनों हाउसेज जब बिल पास होकर आता है तो उस टाइम पे वो उसको रिटर्न नहीं कर सकते, बिकॉज पहले ही आपसे रिकमेंडेशन ले ली गई है बाय द स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा।
थर्ड है नो डिमांड फॉर अ ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन हिज रिकमेंडेशन। अगेन सिमिलरली जिस तरह से हमने सेंटर में बजट में देखा था कि कोई भी डिमांड जो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ की होती है उसको अगर ग्रांट बनाना है तो उससे पहले आपको क्या लेना पड़ेगा, रिकमेंडेशन लेना पड़ेगा गवर्नर से। नेक्स्ट बोला गया है कि ही कैन मेक एडवांसेस आउट ऑफ कंटीजेंसी फंड ऑफ द स्टेट टू मीट एनी एनफोर्सेस एक्सपेंडिचर। ठीक है, यानी कि जो कंटीजेंसी फंड ऑफ स्टेट का बनाया जाता है, अगेन यहाँ पे कुछ अमाउंट फिक्स रख दिया जाता है कि अगर ऐसी कोई अनफोर्सिन कंडीशन आ गई तो उस कंडीशन को कहीं ना कहीं टैकल करने के लिए जो खर्चा होगा वो इस कंटीजेंसी फंड ऑफ स्टेट से किया जाएगा। ठीक है, विद द परमिशन ऑफ गवर्नर। नेक्स्ट है ही कॉन्स्टिट्यूट अ फाइनेंस कमीशन आफ्टर एवरी 5 ईयर टू रिव्यू करने के लिए फाइनेंस पोजीशन ऑफ द पंचायत और म्यूनसिपालिटी। किस तरीके से पंचायत ने या म्यूनसिपालिटीज़ ने टैक्स इकट्ठा किया है, कहाँ कहाँ से कितना रेवेन्यू बेसिकली कलेक्ट किया है, कितना उसको उस रेवेन्यू का फिर शेयर किस तरह से डिवाइड करना है, तो वो उसको कहीं ना कहीं मैनेज करने के लिए फाइनेंस कमीशन को हर 5 साल पे बनाया जाएगा गवर्नर के द्वारा स्टेट में। नेक्स्ट हम देखते हैं जुडिशल पावर गवर्नर की। तो सबसे पहली पावर है कि ही कैन ग्रांट पार्डन, रिप्राइव, रिस्पाइट एंड रिमिशन ऑफ पनिशमेंट और सस्पेंड, remit or commute the sentence of any person convicted of any offence against any law related to the matter on which the executive power of the state extend। यानी स्टेट के पास जो भी पर्टिकुलर मैटर्स हैं उन मैटर्स के ऊपर जो भी पावर है उस गवर्नर की, उस पर्टिकुलर लॉ के अकॉर्डिंग अगर मान लो किसी ने कुछ क्राइम किया है तो किस तरीके से उनको पार्डन देना है, रिप्राइव करना है, वो जो है कहीं ना कहीं हमारे गवर्नर के पास पावर है, कर सकते हैं। बट उन्हीं लॉज के ऊपर जो कहीं ना कहीं फॉल करते हैं वो मैटर्स जो कहीं ना कहीं स्टेट के डोमेन में आते हैं, उन्हीं मैटर्स के ऊपर वो बेसिकली अपनी इस पावर को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं पार्डन की। पार्डन का मतलब बिल्कुल माफ़ी दे देना। ठीक है, यानी जो भी सेंटेंस मिला है, कोई भी कन्विक्शन है, हर फॉर्म ऑफ कह सकते हैं सेंटेंसेस से, पनिशमेंट से, डिस्क्वालिफिकेशन से अगर बेसिकली एकदम माफ़ी दे देना उसको पार्डन बेसिकली बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे रिप्राइव। रिप्राइव का बेसिकली मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो एग्जीक्यूशन होता है सेंटेंस का एक टेम्प्रेरी पीरियड के लिए जो है उसमें स्टे लगा दिया जाता है। ठीक है, तो रिप्राइव करना मतलब जो भी अगर आपको स्पेशली जो डेथ सेंटेंस दिए जाते हैं तो उसके एग्जीक्यूशन में जो है स्टे लगा दिया जाता है टेम्प्रेरी पीरियड के लिए, सो दैट अगर थोड़ा सा भी अगर टाइम है कि किस तरीके से उसके पास मतलब कह सकते हैं जो भी पर्सन है उनको टाइम मिल जाता है कि वो प्रेसिडेंट से जो है कम्युनिकेट कर सके, पार्डन ले सके, अगर मर्सी अगर मिल सकती है प्रेसिडेंट से तो उस बिहाफ पे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं रिस्पाइट की। तो रिस्पाइट में क्या होता है कि यहाँ पे इस तरह से अवॉर्ड किया जाता है कि जो लेसर पनिशमेंट है यानी लेसर सेंटेंस जो है वो दिया जाता है। बिकॉज ऑफ देखने को मिलेगा कि यहाँ पे स्पेशली कंसिडर किया जाता है ऐसे पर्सन जो फिजिकली डिसेबल हैं या फिर ऐसी वुमेन जो कि प्रेगनेंसी जिन्हें हो चुकी है, तो क्योंकि उनकी देखो सज़ा को हम वो नहीं कर सकते बट उनकी सज़ा को हम लेसर सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वही यहाँ पे रिस्पाइट में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं रेमिशन की। तो रेमिशन में बोला जाता है कि यहाँ पे जो बेसिकली टाइम पीरियड है, ठीक है, उसको रिड्यूस किया जाता है, यानी रिड्यूसिंग द पीरियड ऑफ सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इस करेक्टर। यानी करेक्टर यहाँ पे जो सज़ा है उसका करेक्टर चेंज नहीं हो रहा है बट जो सेंटेंस है उसका पीरियड जो है चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो किसी पर्सन को बहुत ही रिग्रेस इम्प्रिजमेंट मिली है, ठीक है, तो उसको बेसिकली 2 साल की उसको मान लो रिग्रेस इम्प्रिजमेंट मिली है तो उसके 2 साल के टाइम को जो है 1 साल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली टाइम जो है कहीं ना कहीं रिड्यूस हो रहा है, किस में, आपका रिमिशन में। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली इसके थ्रू हम कह सकते हैं गवर्नर के पास ये पावर है इस तरीके से पार्डन करने की या फिर रिप्राइव करने की, रिस्पाइट करने की, ओनली दैट मैटर्स जो कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव पावर में आते हैं स्टेट की। नेक्स्ट बोला गया है कि ही इज़ कंसल्टेड बाय द प्रेसिडेंट वाइल अपॉइंटिंग द जजेस ऑफ द कंसर्न स्टेट हाई कोर्ट। यानी जिस पर्टिकुलर स्टेट के वो गवर्नर है उस पर्टिकुलर स्टेट के हाई कोर्ट के जजेस को अगर अपॉइंट करना है तो वो हमेशा कंसल्ट करेंगे पहले प्रेसिडेंट से, ठीक है, तब जाके जो है अपॉइंट करेंगे जजेस को। नेक्स्ट बोला गया है कि गवर्नर जो है मेक्स द अपॉइंटमेंट पोजीशन पोस्टिंग एंड प्रमोशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जजेस इन कंसल्टेशन विद द स्टेट हाई कोर्ट। यानी जो आपके जो डिस्ट्रिक्ट जज आते हैं लोअर सबॉर्डिनेट कोर्ट में जो डिस्ट्रिक्ट जज आते हैं उनका किस तरीके से अपॉइंटमेंट करना है, पोस्टिंग कहाँ कहाँ पे हो सकती है, प्रमोशन किस तरीके से करना है, तो इस चीज़ों में कहीं ना कहीं गवर्नर का काम है ये सब करने का, बट ये कंसल्ट करेंगे करने से पहले स्टेट हाई कोर्ट से। ठीक है, नेक्स्ट है गवर्नर ऑल्सो अपॉइंट पर्सन टू द जुडिशियल सर्विस ऑफ अ स्टेट अदर देन द डिस्ट्रिक्ट जज इन कंसल्टेशन विद द स्टेट हाई कोर्ट एंड द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। यानी कि अगर ऐसा कोई पर्सन अपॉइंट कर रहे हो जो कि जुडिशियल सर्विस ऑफ अ स्टेट में मतलब
कहीं ना कहीं अपनी ड्यूटी परफॉर्म करेगा। अब बेसिकली यहाँ पे जुडिशियल सर्विस जो होता है स्टेट में, इस तरह से क्या फंक्शंस होते हैं, ये हम जब हाई कोर्ट आएगा या फिर कह सकते हैं सबॉर्डिनेट कोर्ट आएगा, वहाँ पे हम अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि ऐसे पर्सन का बेसिकली यहाँ पे क्या रोल होता है, ठीक है। बट अभी के लिए इतना समझ लो कि अगर कोई ऐसा पर्सन अपॉइंट करना है जुडिशियल सर्विस ऑफ अ स्टेट में, जो कि डिस्ट्रिक्ट जज के अलावा कोई हो, डिस्ट्रिक्ट जज को तो अपॉइंट करने की बात हमने यहाँ पे देख ली कि उसका अपॉइंटमेंट डायरेक्टली कौन कर रहा है, हाई कोर्ट कर रहे हैं, किसकी कंसल्ट के साथ, गवर्नर कर रहे हैं स्टेट हाई कोर्ट की कंसल्टेशन के साथ। बट डिस्ट्रिक्ट जज के अलावा बाकी अगर किसी पर्सन को आप अपॉइंट कर रहे हो जुडिशियल सर्विस के लिए, तो वहाँ पे स्टेट हाई कोर्ट से तो कंसल्ट करना ही है, बट साथ साथ जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है वहाँ पे भी कंसल्ट करना है गवर्नर को, ठीक है। तो ये जो है जुडिशियल पावर्स हमने देख ली है गवर्नर की। तो आज के लिए हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है, बिकॉज इसके बाद आई थिंक आपका मेन कॉन्स्टिट्यूशनल पावर ऑफ गवर्नर रहता है, एंड आपका क्या क्या इश्यूज़ है गवर्नर की फंक्शनिंग में अकॉर्डिंग टू सरकारी कमीशन, ठीक है, वो हम देखेंगे, और कुछ डिफरेंसेस हैं वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आए। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।